जादू गर्मी का कहर सोनापुर गांव में ज्यादा ही छाया हुआ था। लोगों का चेहरा गर्मी से लाल हो रहा था। इस औरत को कितनी बार मना किया है कि इतनी गर्मी में बाहर मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मोहतरमा को ब्यूटी पार्लर जाना है। नरेश घर में अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। नरेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक काली औरत थी। अरे, तुम तो ब्यूटी पार्लर गई थी, तो फिर गोरी होने की जगह काली होकर कैसे आ गई? अब क्या बताऊं मैं आपको, बाहर कितनी गर्मी है कि पार्लर से निकलते ही सारा मेकअप काला हो गया। अब इस ब्यूटी पार्लर के वहाँ इतनी गर्मी थी कि पूछो ही मत। एसी नहीं लगाया कमबख्तों ने, और ऊपर से पंखा भी खराब था। आज के बाद मैं उस ब्यूटी पार्लर में नहीं जाऊंगी। दिव्या की तरह बाकी औरतें भी परेशान थी, जो ब्यूटी पार्लर से बाहर आकर गुस्से से चिल्ला रही थी। इन तीनों लड़कियों का ब्यूटी पार्लर यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। न इनके पार्लर में एसी लगा हुआ है और न ही पंखा। इतनी गर्मी में हम परेशान हो गए हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब सामने वाली ब्यूटी पार्लर की मालकिन नैन्सी की चाल थी। उसने पिछली रात को सीमा और मीना के ब्यूटी पार्लर का पंखा खराब कर दिया था। ये औरतें जब चिल्ला रही थी, तब नैन्सी वहाँ आई और ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। दोनों बहनों की वजह से मेरा पार्लर नहीं चल रहा था। पहले मैं इन औरतों को कितना लूट लेती थी, लेकिन इन दोनों ने आकर मेरा मार्केट ही खराब कर दिया। अब इन दोनों बहनों को मैं तबाह कर दूंगी। नैन्सी उन सभी औरतों के पास आ गई। अरे, मैंने तो आप लोगों को कई बार कह दिया था कि आप मेरे पार्लर में आइए, लेकिन शायद उन दोनों बहनों का काम आपको ज्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन आपने देख ही लिया ना, सारी औरतें काली हो गई है इस गांव की। आप सब लोग मेरे पार्लर में आइए। मेरे पार्लर में एसी लगा हुआ है। क्या तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में एसी लगा हुआ है? लेकिन क्या गारंटी है कि तुम्हारा काम सही होगा? पूरे गांव की औरतों का चेहरा काला हो चुका है। ये सब चिलचिलाती गर्मी से हुआ है। आप सभी के लिए पहला मेकअप फ्री है। मेरे पार्लर में आपको मजा न आए और आप दोबारा से गोरी न हो गई हो, तो आप मुझे पैसे मत देना। फिर उनका गुस्सा कम हो गया और सभी औरतें नैन्सी के पार्लर में चली गई। नैन्सी ने उधार में एसी खरीदा था ताकि वो इन औरतों को ब्यूटी पार्लर में ला सके। उसके पार्लर में जाते ही सभी को सुकून मिला। अरे, यहाँ तो बड़ा सुकून है बहनों। इतनी गर्मी में तो यहाँ कश्मीर जैसा माहौल लग रहा है। चलो नैन्सी, अब मेरा मेकअप करना शुरू कर दो। नैन्सी और उसके यहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियों ने मिलकर उन सभी औरतों का मेकअप किया। कुछ समय बाद उन औरतों का काला रंग हट गया और सब पहले जैसी गोरी हो गई। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। हमारा रंग काला इस गर्मी की वजह से हुआ था, लेकिन नैन्सी के पार्लर में एसी लगा हुआ था। इसी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। अब हम उन मीना सीमा के पार्लर में कभी नहीं जाएंगे। अब सभी गांव की औरतें नैन्सी के ब्यूटी पार्लर में जाने लगी और सीमा मीना के पार्लर में उन लोगों ने जाना बंद कर दिया। वो दोनों बहनें बिन माँ बाप की थी। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि कमाने का सिर्फ एक ही जरिया था, जो वो चला गया। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम एसी लगवा सके। वो चुड़ैल काम भी अच्छा नहीं करती। सिर्फ एसी की वजह से लोग उसके पास जाते हैं। तुम परेशान मत हो सीमा, ऊपर वाला हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनके पास जितने भी पैसे थे वो सब खाने पीने में खर्च हो गए। अब वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई। उन दोनों ने पार्लर और घर किराए पर लिया हुआ था और किराया ना देने के कारण मकान मालिक दोनों बहनों को धमकाने लगा। तुम दोनों मेरी दुकान खाली कर दो। 3 महीने से मेरा किराया नहीं दिया। निकलो यहाँ से।
दोनों माली के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। दोनों बहनों को घर और पार्लर दोनों खाली करना पड़ा। गांव के बाहर वो दोनों रात बिताने लगी और भगवान से प्रार्थना करते करते भूखे पेट ही सो गई। हे भगवान, सुना है आप बड़े बड़े चमत्कार करते हो। हम दोनों बहनों पर आपको तरस नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से हमने ब्यूटी पार्लर का बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन गर्मी की वजह से सब खराब हो गया। कुछ कीजिए भगवान। भगवान पर उन्हें पूरा भरोसा था। सुबह उठकर तालाब में वो दोनों बहनें पानी पीने गईं। पास में ही तालाब था और तालाब में बर्फ की सिल्लियां तैर रही थी। ये देखकर वो दोनों चौंक गई। अरे ये क्या, तालाब में बर्फ की सिल्लियां कहाँ से आई? ये हमें भगवान ने दिया है सीमा, ये तो कमाल ही हो गया। तभी सीमा के दिमाग में एक आइडिया आया। दीदी, भगवान ने हमें बर्फ दी है, हम इसका कोई न कोई इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं और अपना काम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। सीमा, तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या अब हम बर्फ का गोला बनाकर बेचेंगे? नहीं दीदी, मैंने ऐसे कई जगह के बारे में पढ़ा है जहाँ लोग बर्फ का घर बनाकर रहते हैं। तो क्या हम बर्फ का घर नहीं बना सकते? एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? अब उन दोनों बहनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सीमा की बात मानकर दोनों बहनों ने एक सड़क के किनारे बर्फ का बहुत ही खूबसूरत घर बना दिया। क्या बात है सीमा, तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। घर के अंदर तो पूरा कश्मीर वाला माहौल है। अब इसी घर के अंदर हम लोग अपना ब्यूटी पार्लर फिर से शुरू कर सकते हैं। अगले दिन वही औरतें वहाँ से गुजर रही थी। अरे दिव्या, देख बर्फ का ब्यूटी पार्लर, चल इसके अंदर चलते हैं, मजा आएगा। सभी औरतें अंदर चली गई। वहाँ उन्होंने देखा दोनों बहनें मौजूद थी। अरे सीमा, मीना, ये तो कमाल कर दिया तुम दोनों ने। यहाँ तो नैन्सी के पार्लर से भी ज्यादा ठंडक मिल रही है। यहाँ तो हम उस नैन्सी के पार्लर से भी ज्यादा गोरी हो जाएंगी। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है चाची। आइए, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। ऐसे ही एक के बाद एक गांव की सभी औरतें भी वहाँ आने लगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। और इस तरह से उन दोनों बहनों ने खूब सारा पैसा कमाकर खुद का घर ले लिया और नैन्सी का ब्यूटी पार्लर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, किसी को भी नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। इससे अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि भगवान सब देख रहा होता है। बहन जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी काली निकलेगी। बहन जी, भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। अगर मेरी बेटी काली है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेटी की शादी आपकी बेटी से नहीं करवाना चाहती। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर प्रियल रोने लगती है। आप मेरी शादी मत कीजिए माँ, मुझे पता है कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं इतनी काली हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं आऊंगी। तभी वहाँ अपने कॉलेज से प्रियल की बहन हिमानी आती है। चलो, तुम्हें इतना तो पता ही लग गया कि तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम तो मेरे साथ कॉलेज भी मत आया करो। तुम्हारी वजह से मेरी भी इंसल्ट होती है और कॉलेज के स्टूडेंट मेरा मजाक उड़ाते हैं। हिमानी, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तो फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कहती रहती हो? इसी बात को तो दुख है कि तुम मेरी बहन हो। हाँ, काली कलूटी। इतना कहकर हिमानी वहाँ से चली जाती है। वही बेचारी प्रियल को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कई समय तक सरला अपनी बेटी प्रियल के लिए रिश्ता ढूंढती है, लेकिन उसके काले रंग की वजह से हर कोई उससे शादी के लिए मना कर देता है। ऐसे ही एक दिन माया नाम की औरत अपने दो बेटों के साथ सरला के घर पर आती है।
नजर हिमानी पर पड़ती है। हिमानी बहुत गोरी और सुंदर थी। इसी के चलते माया कहती है, अरे बहन जी, मेरे 2 बेटे हैं, तो क्यों ना मैं अपने दोनों बेटों की शादी आपकी दोनों बेटियों से करवा दूं। मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद आ गई है। ये तो सरला के लिए सोने पर सुहागा था। और फिर प्रियल और हिमानी की शादी माया के बेटों से हो जाती है। इसके बाद माया दोनों बहुओं को घर ले आती है। लेकिन इस बात से हिमानी को एतराज था कि उसे अपनी बहन जरा सी भी पसंद नहीं आती। इसके चलते जब भी हिमानी अपनी सास को प्रिया से बहुत ही प्यार से बात करता हुआ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ज्यादा ही पसंद आ रही है मेरी सास को मेरी काली बहन। इसे तो बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस ससुराल पर सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। फिर क्या था, उस दिन के बाद से हिमानी अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। वो अपनी सास को अपनी बहन के ही खिलाफ भड़काती रहती है, जिसके चलते माया अपनी काली बहू को उल्टा सीधा सुनाती रहती है। जब देखो काम चोरी करती रहती है। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अरे अभी तक घर की साफ सफाई भी नहीं हुई, नाश्ता भी नहीं बना है, ऊपर से घर में पूजा भी नहीं हुई है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं तो रोज काम करती हूँ। एक दिन क्या हिमानी काम नहीं कर सकती? देखा माँ जी, मैं कितना भी काम कर लूँ, दीदी को लगता है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। हिमानी बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हें हम दोनों से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काली हो। अरे मुझे ऐसी बहू चाहिए ही नहीं। चल अभी के अभी इस घर से बाहर निकल। माया उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है और साथ ही उसका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है। माँ जी दरवाजा खोलिए, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी? माँ जी मेरे साथ ऐसा पाप मत करिए, मैं आपकी बहू हूँ। हिमानी तुम तो दरवाजा खोल दो, तुम तो मेरी बहन हो ना। हिमानी मेरी बहन। उन दिनों प्रियल का पति अभिलाष गांव से शहर खेती बाड़ी के सिलसिले में गया होता है और प्रियल रोते हुए वहां से चली जाती है और चलते चलते उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास रहने को कोई ठिकाना तो है ही नहीं, यहीं पर रह लेती हूँ। प्रियल उस झोपड़ी में रहने लगती है जहाँ उसे एक देवी माँ की मूर्ति दिखाई देती है। उसके बाद प्रियल देवी माँ की मूर्ति को प्रणाम करती है और भूखी प्यासी वहीं पर ही सो जाती है। कई दिनों तक वो ऐसे ही रहती है, उसे कोई खाना तक भी नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा उसे काम ढूंढना ही सही लगता है। फिर वो मुखिया के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते मुखिया उसे 2 वक्त की रोटी और पैसे दे देता है। एक दिन प्रियल अपने आप से कहती है, मैं कब तक ऐसे काम करती रहूंगी? मुझे तो पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन मुझे पार्लर में कहीं काम मिल ही नहीं रहा। क्यों ना मैं खुद का ही पार्लर खोल लूं? मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार में ले लेती हूँ। प्रियल पार्लर खोलने के लिए मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लेती है, जिसके बाद वो छोटा सा एक पार्लर खोल लेती है। वो इतनी काली थी जिसके चलते कोई भी उसके पार्लर में नहीं जाता था। कौन जाएगा इस काली कलुटी के पार्लर में? मुझे तो यकीन ही नहीं है कि इससे मेकअप कराकर हमारे चेहरे पर कोई निखार आएगा। हाँ, इतनी बदसूरत के पार्लर में कौन जाएगा? इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और बेचारी प्रियल ये सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने पार्लर में जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने मुखिया से पैसे लिए हैं, मुझे वो भी चुकाने हैं। मेरे रंग की वजह से कोई भी मेरे पार्लर में नहीं आ रहा।
समझ में नहीं आ रहा। प्रियल के इतना कहते ही उस मूर्ति में से देवी माँ प्रकट होती है, जिन्हें देखकर प्रियल हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो तुरंत देवी माँ को प्रणाम करती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे साथ अब तक बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति देना चाहती हूँ। लाओ, अपने हाथों को आगे करो। जैसे ही प्रियल अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, तो देवी माँ अपने हाथों से उसके हाथों को स्पर्श करती है, जिसके चलते वहाँ एक हल्की सी रोशनी उत्पन्न होती है। अगर तुम किसी भी चीज को स्पर्श करोगी, तो वो बहुत सुंदर हो जाएगा। चाहे तुम अपने ऊपर ये तरकीब देख सकती हो। जैसे ही प्रियल अपने चेहरे को स्पर्श करती है, वो बहुत सुंदर हो जाती है और देवी माँ का शुक्रिया करती है। फिर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद बाहर से एक काली मॉडल जा रही होती है। वो प्रियल का पार्लर देखकर अंदर आती है और कहती है, देखो, मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो, जिससे मैं बहुत खूबसूरत नजर आऊं। आज मुझे फंक्शन में जाना है और वहाँ मुझे सुंदर दिखना है। वो मॉडल ऐसा कहकर चेयर पर बैठ जाती है, जिसके बाद प्रियल एक क्रीम लेकर उसके चेहरे पर लगाती है। इतना करते ही वो मॉडल बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जब वो खुद को शीशे में देखती है, तो हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, क्या ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। तुमने ये सब कैसे किया? मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, मेरी तरफ से डबल पैसे। वो मॉडल इतना खुश हुई कि वो प्रियल को डबल पैसे देकर चली जाती है और प्रियल को भी बहुत खुशी होती है। फिर जिस फंक्शन में वो जाती है, उसकी खूबसूरती देखकर उसकी सहेलियां उससे पूछती है। पता नहीं, वो नया पार्लर था और वो पार्लर वाली भी बहुत खूबसूरत थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। फिर उसकी सभी सहेलियां भी प्रियल के पार्लर में आती है और प्रियल को अच्छा सा मेकअप करने के लिए कहती है, जिससे वो भी खूबसूरत दिखे। फिर क्या था, प्रियल उन लोगों को भी जैसे ही स्पर्श करती है, वो सभी खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या बात है, ये पार्लर तो एक जादुई ब्यूटी पार्लर है। उसके बाद से प्रियल बहुत ज्यादा फेमस होती गई और जब इसके बारे में उसकी बहन और उसकी सास को पता चलता है, तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो प्रियल से माफी मांगने उसके ब्यूटी पार्लर में जाती है। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया। नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। आप लोगों की बदौलत ही मैं इस मुकाम पर हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ये सब छोड़कर आप लोगों के साथ जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने एक ठोकर खाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कभी भी मेरी जरूरत होगी, तो मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। प्रियल का जवाब सुनकर दोनों वहाँ से चली जाती है और प्रियल पार्लर से अच्छे पैसे कमाती है और हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।